नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, जब इंसान रात को आराम करता है, सोता है, तो सपने भी आते हैं। कई लोगों के अच्छे सपने भी आते हैं, कई लोग थोड़ा बुरा सा सपना भी देख लेते हैं, कई लोग बहुत ही डरावना सपना देख लेते हैं। लेकिन ये सपना ही तो होता है। जब आपकी नींद खुलती है तो सपना खत्म हो जाता है। आप जब नींद से जागते हैं और जो अपने बुरे सपने देखे हैं, अब आपको समझ में आ जाता है कि नहीं, मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब आप सपने में होते हैं, कोई ऐसा खास बुरा सपना देखते हैं और जब अपनी आंखें खोलते हैं और तब अपने आप को उसी सपने में पाते हैं, तब सोचिए कि आपके साथ में कैसा लगेगा, कैसा अपने आप को महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी इसी पर है। ये कहानी है जो हमें भेजे हैं, उनका नाम है काशीनाथ। प्यार से लोग उनको काशी ही बुलाते थे। साल 2003, छत्तीसगढ़। मतलब इस घटना को 22 साल के आसपास तो हो ही चुका है। तो चलिए आज की घटना का शुरुआत करते हैं काशी जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम काशी है। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। अब मैं ट्रक चलाने का काम करता हूँ। मैं जिस घर में रहता हूँ ना, हम दोनों भाइयों का हिस्सा है। हम दो भाई थे, अभी भी हैं। दो भाई जो हमारे बड़े भाई हैं ना, वो पढ़े लिखे, अच्छा काम करते हैं, नौकरी करते हैं। अब उनकी शादी ब्याह सब कुछ हो चुका था। लेकिन उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी। जब मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तो करूं तो क्या करूं। मुझे कुछ नहीं सोचता। बड़े भाई जब शादी ब्याह हो जाता है ना, तब वो मेरी मदद भी नहीं करते हैं। मुझे अपने हाल पर छोड़ देते हैं कि जा, तूने पढ़ा लिखा नहीं तो अपने हाल पर जी, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। वही भाई थे जो मुझे प्यार से संभालते थे, लेकिन शादी से पहले। लेकिन जब शादी हो जाता है, तब उस घर में मेरी भैया की नहीं, ज्यादातर भाभी की चलती थी। आज जो भाभी कहती थी, भैया उसको कैसे मना कर सकते थे। बदलाव घर में होने लगा था। मैं सब कुछ समझता था। मैं निकम्मा ही था। मैं कोई काम धाम नहीं करता था। इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था कि मैं कोई योग्य नौकरी तलाश सकूं। तब मुझे लगने लगा कि मुझे ऐसे तो नहीं रहना है, मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं हमारे घर की परिस्थिति हर दिन बिगड़ती जा रही है। भैया का पूरा राज अब घर पर चल रहा है, भाभी का राज घर पर चल रहा है। भैया तो रोक भी नहीं पा रहे। मैं उनसे शिकायत करता था तो भैया कहते, तुम्हारी गलती है। जब तुम कोई काम धाम नहीं करोगे, घर पर रोटी तोड़ते रहोगे, तो कब तक तुम्हारी भाभी सहन करेगी। अरे भाई, अभी भी मौका है, कुछ काम धाम कर लो। ये जो घर था ना, मेरे पिताजी ने बनवाया था अपनी मेहनत के पैसे से। ये घर था 2 मंजिल का। लेकिन अब पिताजी ना रहे, ना माताजी रही। अब जो हिस्सा था, हम दोनों भाइयों का था। अब भाभी इस घर पर कब्जा मार के बैठ चुकी थी। उनको बस यही लगता था कि मैं कैसे भी घर से निकल जाऊं, दोबारा लौट के ना आऊं, ताकि उस प्रॉपर्टी को बेच करके और अपना मैके के पास में कोई नया प्रॉपर्टी देख रखा था, उनको खरीद ले, जो उनको बिल्कुल घर से नज़दीक में था। वो इसी चक्कर में लगी हुई थी। कई बार पीठ के पीछे कुछ ग्राहक भी आए थे देखने के लिए। तब मैं उनसे पूछा था कि आप लोग किस वजह से आए हो। तब बताया कि तुम्हारे भैया ने भेजा था, ये प्रॉपर्टी बिकाऊ है। तब मैं एक सारा खेल समझ गया था। मैं अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं गांव जाता हूं, अपने चाचा, कुछ जाने वाले लोगों को बुला के लाता हूं। तब घर में झगड़ा झंझट तो बहुत होता है। भाभी ने तो बहुत क्लेश कर दिया था। वो मुझे इस जगह में हिस्सा नहीं देना चाहती थी। कहती है ये मेरा पति का बनाया हुआ है। लेकिन गांव के लोग जानते थे कि इसमें खून परिश्रम मेरे पिता का लगा हुआ है। बड़ी मुश्किल से जाकर के घर का बंटवारा हुआ था।
और भाभी वो चाहती थी कि बस ऊपर वाला घर जो कि काफ़ी खुला खुला था, ऊपर छत भी था, उनकी नज़र में वो भाग गया था। और नीचे तो अब कमरे भी कम थे, बड़ा सा आंगन था। इस आंगन को लेकर के वो सफाई में बड़ा परेशान रहती थी। इसीलिए घर को जो चूज किया वो ऊपर वाला मंजिल को, ताकि उनको मेहनत ज़्यादा ना करना पड़े, नीचे की सफाई की जिम्मा मेरा आ जाए। चलो मामला तो सुलझ गया था, घर का बंटवारा हो गया था, लेकिन मैं पैसे पैसे के लिए मोहताज था। उस टाइम भाई साहब ने कोई मेरी मदद नहीं की। भाभी के हाथ का खिलौना बने रहे। जैसे वो नचाती रहती थी वैसे मेरे भाई साहब नाचते रहते थे। तब मैं कुछ नहीं सोचता है ना, एक रिश्तेदार के पास जाता हूँ जो ट्रक चलाने का काम करते हैं। मैं पूरी अपनी कहानी बताता हूँ, तब वो मुझ पर दया करते हैं। कहते हैं अभी भी तेरे पास वक्त है, अभी कौन सा बूढ़ा हो गया है, काम सीख ले ट्रक चलाने का। देखना एक दिन तू बड़ा अच्छा ड्राइवर बनेगा, तेरे पास खुद का अपना ट्रक होगा। मैं उसी ट्रक पर अपने रिश्तेदार को काम करने लगता हूँ और मैं लंबे सफ़र पर निकल जाता था उनके साथ में। जब आता था कभी महीना 15 दिन पर घर पे, तब मैं घर की साफ सफाई करता था। कई बार मुझे लगता था कि वो घर में ताला बंद है, शायद भाभी उस घर में रहती नहीं थी। अपने मैके में ज़्यादा उनका रहना सहना हो चुका था, और भैया जहाँ भाभी वहाँ भैया। लेकिन मैं ऊपर के मंजिल पर जाता नहीं था। ऊपर के मंजिल पर मुझे जाना अच्छा भी नहीं लगता था। मैं अब जब तक अपने घर पर रहता, नीचे ही रहता, साफ सफाई सब कुछ करता, फिर अपने ट्रक पर। अभी मेरे पास में कुछ इतना पैसा था भी नहीं कि मैं अपने लिए ट्रक का इंतजाम करूं। ये घर बेचना अब आसान काम नहीं था। जब तक दोनों भाइयों की सहमति नहीं होती, तब तक ये घर बिकने वाला भी नहीं था। तो मुझे पैसे की कोई अब ऐसा दिख भी नहीं रहा था कि मुझे कहीं पैसा मिलेगा। मैं वैसी रिश्तेदार के पास में अब ड्राइवर बन चुका था और मैं ड्राइवरी कर रहा था। पहले तो असिस्टेंट था, उन्होंने मुझे ड्राइवर बना दिया था। लेकिन मैं जब भी आता था ना, कभी कभी भाभी बच्चे दिख जाते थे, कभी कभी आता था तो घर में ताला बंद रहता था। एक बार आया ना तो मैं देख करके हैरान रह गया था। ना तो भाभी थे ना भैया थी, उसमें कोई और था। बड़ा मुझे खटका लगा, कहीं भैया भाभी ने मकान तो नहीं बेच दिया ऊपर का हिस्सा। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, कम से कम मेरे से पूछते तो सही। अपने आप डिसीजन कैसे ले लिए। मैं गुस्से में था और ऊपर के मंजिल में जाता हूँ तो वाकई उसमें कुछ औरतें, लड़कियाँ और कुछ और लोग भी थे। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप लोग कौन हैं। तब कहते हैं कि हम तो किराएदार हैं, हमने तो ये घर किराए पर लिया है। मेरा गुस्सा अब ठंडा हो चुका था। अब मैं उनसे क्यों लड़ूं भाई, लड़ने का कोई हक ही नहीं था। तब इसके बाद वो घर किराएदार के हवाले ही रहा। किराएदार आते थे, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 6 महीना, ऐसे ही फिर चले जाते थे। भाभी भैया उस घर में रहने के लिए नहीं आए थे। तब तक मैं रिश्तेदार के पास काम कर रहा था। आखिरकार मुझे लगने लगा कि अपने लिए अब ट्रक का इंतजाम किया जाए। मैं रिश्तेदारों से भी बहुत कोशिश किया कि आप मेरे लिए कुछ मदद कीजिए, मैं ट्रक लेना चाहता हूँ, चाहे पुराना ही हो। लेकिन बात नहीं बनी। कुछ पैसा तो जरूर मेरे पास में था, लेकिन उतने पैसे में ट्रक नहीं आ सकती थी। तब मुझे फिर दूसरी जगह पर नौकरी करना पड़ा। वही मैं निकलता था ना तो कभी 15 दिन, कभी 10 दिन, कभी महीना दिन भी लग जाता था। जब आता था तो अपने घर पर 4-5 दिन तो जरूर बिताता था। अच्छी नींद लेता था, भरपूर खाना खाता था, क्योंकि ट्रक के लाइन में ऐसा ही है, ना तो सही से खाने को मिलता, ना ही सही से सोने को मिलता। शरीर का बैंड बच जाता था। अब ढाबा पर हम लोग खाना खाते थे, अच्छा नहीं लगता था, एक ही तरह का स्वाद। तब मैं स्वाद बदलता था। मैं कभी कभी नॉन वेज भी खाया करता था ढाबा में, लेकिन वो स्वाद नहीं आता था। मैं भी खाना बनाता था। तब मैं जब आता था अपने ट्रक से छूट करके 4-5 दिन मैं अपने घर पर आराम करता था।
घर की साफ सफाई, गंदगी से घर आंगन भरा होता था, साफ सफाई करता था। इसके बाद बाजार जाकर के अपने मनपसंद का नॉन वेज ले आता, बनाता, और उसके बाद मुझे थोड़ा घूंट भी लगानी पड़ती थी। अब ट्रक का लाइन में था तो थोड़ा बहुत पीना भी सीख गया था, ये भी अब मुझे आ चुकी थी। लेकिन जब मैं पीता था ना, तो अपने परिवार के बारे में ज़्यादातर मैं सोचता रहता था कि देखो मेरा भरा पूरा परिवार था। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा रहे सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, और माता पिता के गुजरने के बाद भाई ने मेरी अब सहायता तो जरूर किया था, लेकिन जैसे ही भैया की शादी होती है अब सब कुछ बदल जाता है। जब मैं पीता था ना, तो यही सब मुझे अब बातें याद आती थी, मन बड़ा दुखी हो जाता था। मैं सोचता था कि मैं कब पैसे वाला बनूंगा, और मैं शादी भी करना चाहता था, लेकिन भाई निकम्मा आदमी को लड़की कौन देगा। मानता था कि मेरे पास में शहर में एक घर था, लेकिन घर होने से थोड़ी होता है। मैं क्या काम करता था, लोग बाग पूछते थे तो मैं ट्रक चलाता हूँ, कौन भला अपनी बेटी को देगा मुझे। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। कई बार हमारे गांव के चाचा रिश्तेदार अब रिश्तेदार को लेके आए थे मेरी शादी कराने के चक्कर में, लेकिन जब उनको पता लग जाता था कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, तब वो लोग बिना कुछ बताए हुए चले जाते थे और कहते थे कि हम सोच के बताएंगे। तब मैं समझ जाता था कि शायद पसंद तो हूँ मैं, लेकिन मेरा काम उनको पसंद नहीं है। मेरा दिल टूट जाता था। मैं तो उम्मीद छोड़ दिया था कि कभी मेरी शादी भी होगी। ऐसे ही एक रात मैं जब आया था ट्रक लेकर के, अब मुझे अब 4-5 दिन तक अपने घर पर रुकना था। अब स्वास्थ्य भी तो सही करना था, आराम भी तो करना था। घर की साफ सफाई करके बाजार जाता हूँ, अपनी मनपसंद का नॉनवेज लेके आता हूँ, वो भी लाता हूँ, घूंट भरने का जुगाड़, दारू। अब फिर जब मैं अपने घर पर आता हूँ ना, तो दरवाज़ा खुला हुआ था। कई बार होता था कि कोई किराएदार उस घर में अब रहता भी नहीं था, लेकिन जब मैं आता हूँ ना शाम को सब्जी वगैरह मतलब नॉन वेज वगैरह ले करके, तो दरवाज़ा तो दोनों घर का एक ही था। हमारे घर के आंगन से ही सीढ़ियाँ ऊपर में जाती थी, ऊपरी मंजिल पर। दरवाज़ा किसी ने खोल कर रख दिया था। तब मैं देखता हूँ ऊपर के मंजिल पर, तो मुझे कोई नज़र नहीं आता है, अंधेरा हो चुका था। मुझे लगा कोई होगा किराएदार जैसे पहले रहते थे, अब कोई ना कोई तो होगा। मैं पता करने भी नहीं जाता था कि कौन किराएदार है, कब आया कब गया, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं था। खुला हुआ दरवाजा को मैं बंद कर देता हूँ। तब तक रात के करीब करीब 8:30 या 9 का टाइम हो चुका था। मैं अपने लिए नॉन वेज पकाता हूँ। जब नॉन वेज बन जाता है तो मेरे आंगन में नल था, हैंडपंप था, और गर्मी का टाइम था। अब मैं हैंडपंप जा करके बड़ा मज़े से नहाता हूँ। इसके बाद मैं कपड़े बदल करके तब मैं खाने पीने में लग जाता हूँ। मैं खाते रहता हूँ, पीते रहता हूँ, और आखिरकार खाना खत्म होता है। अब मैं बर्तन साफ नहीं किया करता था, रख देता था। मुझे आलकस आती थी। मैं सोचता था कि सुबह जब उठूंगा तो बर्तन को अब देख लूंगा, इस टाइम नहीं। मैं चारपाई पर लेट गया था, नींद में था। तब मुझे बड़ा, एक तो शुरुआत में बड़ा अच्छा सपना लगा। मुझे लगा कि एक लड़की मेरे घर पर आई है, दरवाज़ा खोल करके अब मेरे कमरे में घूम करके चारों तरफ देख रही है। देखने में बहुत ही सुंदर, किसी अप्सरा के माफिक उसने कपड़े पहन रखे थे, चमकती हुई कपड़े। अब मैं चारपाई पर लेटा हुआ हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, लेकिन वो मुझे देख नहीं पा रही है। शायद देख रही हो, मुझे इग्नोर कर रही थी। मेरे कमरे में हर तरफ घूम घूम करके देखती रहती है, ना जाने क्या चीज़ का तलाश कर रही थी। मैं सपने में था, ये सब सपने में चल रहा है। तब मैं उसको आवाज़ देता हूँ, अरे ये तो मेरा घर है, आप हैं कौन? तब मुझे वो देखती है, मेरे पास में आ जाती है, कह रही है कि मैं इस घर में कोई चीज़ की तलाश कर रही थी, अभी वो चीज़ मुझे मिला नहीं है, मैं उस चीज़ को ढूंढ रही हूँ। आप बड़े अच्छे इंसान हैं, आप मेरी मदद कीजिए ना, आप मेरी मदद कीजिए ना। तब मैं पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो मेरे घर में है जिसकी आपकी ज़रूरत है? ऐसा मेरे घर में तो ऐसा कोई सामान ही नहीं है। तब कहती नहीं नहीं है, मैं बता रही हूँ ना कि आप मेरे साथ में चलिए, मेरे साथ में रहिए, अब मैं ढूंढ लूँगी।
बशर्ते आप मेरे साथ में रहें, मुझे अच्छा लगेगा। मैं उसके साथ में बगल में रह करके, और वो ना जाने किस चीज़ की तलाश करती है, उससे मैं पूछता भी हूँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं, जब मिल जाएगा तब मैं बता दूंगी, अभी मुझे वो मिला नहीं है। हम दोनों चारों तरफ तलाश करते हैं, मैं उसके साथ में रहता हूँ, तब कहते हैं आज शायद नहीं मिलेगा, आज वो वक्त नहीं आया है, मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे आप पानी पिलाओगे? तब मैं उसको पानी का इंतजाम करता हूँ, पानी देता हूँ। कहती है मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। तब मैं कहता हूँ कि मेरे पास में तो एक ही खाट है, दूसरा खाट तो है नहीं, तो मैं कहाँ सोऊंगा? कहती है कि मैं एक ही खाट पर सो जाएंगे, कोई आपको आपत्ति तो नहीं है? मैं सन से रह जाता हूँ सपने में, अरे भाई लड़की हो और हम दोनों अब कैसे सो सकते हैं? मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हमारी आपकी शादी भी तो नहीं हुई, अगर शादी होती तो हम दोनों जरूर साथ में सो जाते। ये सब सपने में चल रहा था। कहती है तो कोई बात नहीं, हम फिर किसी दिन शादी कर देंगे, आ जाओ। और मुझे जबरदस्ती हाथ पकड़ के खींचती है और उसी टाइम मेरी नींद खुल जाती है। बड़ा मीठा सपना होता है। जब मैं सपने में सोचता हूँ जाग करके, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि काश मेरी भी शादी हो जाती, मेरी भी इतनी सुंदर पत्नी आती। मैं ऐसे ही अब उस सपने में खो जाता हूँ कि ये सपना मुझे दोबारा आए, मैं इस सपने को दोबारा देखना चाहता हूँ। मुझे इस सपने में बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन उस रात मैं कई बार कोशिश किया कि सपना आ जाए, नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार सुबह में नींद आती है, तब मुझे वो सपना नहीं आता है। मुझे तो अभी करीब 4-5 दिन रहना था, अभी तो पहली ही रात थी। अब इसके बाद में अब रोजमर्रा का काम, साफ सफाई का। अब मैं सरसरी निगाह ऊपर के मंजिल पर डालता हूँ कि कोई है क्या। मुझे उस घर में कोई दिखाई नहीं देता है। मैं उस सीढ़ियाँ चढ़ के जाता हूँ और देखता हूँ कि घर में तो अब मेन गेट पर ताला बंद है, मतलब इस घर में कोई है ही नहीं। किराएदार भी शायद इस घर को छोड़कर जा चुके हैं। अब ना जाने ऐसा क्यों क्या था उस घर में कि कोई किराएदार रुकते ही नहीं थे। मैं कई बार नए नए किराएदार को देखा था और आज तो घर में ताला बंद था। शाम को जब आया था तो दरवाजा खुला हुआ मुझे मिला था। मुझे लगा कि कोई ना कोई किराएदार तो होगा, लेकिन अब मुझे देख करके एहसास हो चुका था कि कोई किराएदार नहीं है। साफ सफाई करने के बाद अब मेरे पास में काम ही क्या था, आराम तो करना था। दिन में आराम करता हूँ, दिन में भी सपने देखता हूँ। मुझे कई बार ऐसा लगा कि मैं उसी घर में हूँ, अपने घर में हूँ, अब कोई मुझे आवाज लगा रहा है, मेरे नाम लेकर के पुकार रहा है, काशी काशी। मैं आवाज सुन करके अब मैं जाग जाता हूँ सपने में। अब फिर मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ और तब मैं देखता हूँ कि जो ऊपर मंजिल की सीढ़ियाँ है वहां पर कोई है सफेद कपड़ा में, लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। वो लड़की है और वो मुझे बुला रही है कि काशी आ जाओ, ऊपर चलते हैं। ऊपर कोई नहीं है। और तब मैं उसको जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। मैं उससे पूछता हूं और तब वो हंसने लगती है और उसी टाइम मेरी नींद खुल जाती है। ऐसे ही मैं उटपटांग सपना देखना शुरू कर देता हूं और ऐसा सपना मैं कभी देखा नहीं करता था। हाँ, मैं भूत प्रेत का डरावना सपना जरूर देख लेता था। मैं डर भी जाता था। जब जागता था तब मुझे एहसास होता था कि अरे सपना तो आते रहते हैं, लेकिन ये सपना जो मैं देख रहा था एक खास लड़की की। दिन में भी मैं देखा था वही कपड़ा लत्ता, और रात में तो मेरे साथ उसने गजब ही कर दिया था। मेरे घर में न जाने क्या तलाश कर रही थी। मैं सपने की बात अब मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि मेरे ऐसे घर में क्या है जिसको वो लड़की ढूंढती हुई अब परेशान हो गई थी। और तब कहते कि मैं यहीं सो जाऊंगी। मुझे उसकी सपना अच्छा भी लगा था। अब इसके बाद रात होती है, खाना पीना वही। मैं दारू वारू पी करके आराम से अपनी चारपाई पर सो जाता हूँ। मुझे सपना आता है फिर। अब मैं सपने में वही देख रहा हूँ कि वही लड़की जो जीने पर जा रही थी, मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर, मतलब पहली मंजिल पर चढ़ते जा रही थी, वो मुझे आवाज दे रही है, काशी काशी, अरे आओ भी, मैं कब से तुम्हें पुकार रही हूं। मैं अपनी चारपाई पर सोया हुआ हूं। मुझे एहसास हो रहा है कि मैं नींद में हूं
उसकी आवाज़ सुन के जागता हूँ और तब मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ। देखता हूँ आसमान में चांद निकला हुआ है, मतलब रात की पहर है। और हमारे आंगन में एक पेड़ भी था, नीम का, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं था। हमने लगाया नहीं था, अपने आप खुद ही वो पैदा हो गया था, लेकिन अभी साइज कुछ खास बड़ा नहीं था। उसी पेड़ के पास में वो लड़की मुझे दिखाई देती है। अब मेरा नाम पुकारती है, काशी काशी आओ भी। मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, आओ भी मेरे पास में। हम दोनों ऊपर की मंजिल पर चलते हैं, वहां तो कोई है ही नहीं। तब मैं कहता हूं कि मैं क्यों जाऊं ऊपर की मंजिल में, मेरा तो घर नीचे है। अगर भाभी को पता लग गया तो ना जाने क्या सोचेगी। नहीं नहीं, मैं ऊपर की मंजिल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, आपको जाना है तो जाओ। तब कहती है कि मुझसे तुम प्यार नहीं करती। मैं उसको देखता हूं, शक्ल देखता हूं। अब मैं ना जाने क्या सोच के बोल देता हूं, हाँ प्यार तो करता हूं, लेकिन ऊपर के मंजिल में मैं जाना नहीं चाहता। मुझे भाभी से डर लगता है। अगर उनको पता लग गया कि मैं ऊपर का मंजिल पाया हूं तो तूफान खड़ा कर देगी। अब मैं ऐसा कभी चाहता नहीं हूं। आप चले जाओ, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं तो नीचे ही रहूंगा। तब वो मुझसे कोशिश करने लगती है कि चलो ना, कोई नहीं ऊपर में, रात में कौन आता है, चलो ऊपर हम चल करके कुछ खेल खेलते हैं, हम बातें करते हैं। फिर मुझे बहला फुसला करके, जो मैं जाना नहीं चाहता था ऊपर के मंजिल में, और मुझे लेके आती है। दरवाजे पर ताला बंद होता है। अब मैं कहता हूँ मेरे पास चाबी नहीं है। तब कहती चाबी की कोई जरूरत नहीं है, ताला तो खुला हुआ है। जबकि मैं देखा था कि ताला बंद था। वो हाथ हिलाती है ताला को पकड़ करके, और ताला खुल जाता है। मुझे भाभी के कमरे में लेके आती है। कमरा देखने में थोड़ा अलग सा लगता है। जब भाभी रहा करती थी, भैया रहा करते थे, तो ये कमरा भरा हुआ रहता था, साफ सफाई रहती थी। और आज कमरा मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। कुछ बदबू, कुछ खुशबू, मैंने दोनों चीज मुझे एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कमरे से बदबू आ रही हो, लेकिन वो लड़की मेरे पास में थी, उसके बदन से जैसे खुशबू आ रही हो। तब मैं डर जाता हूं कि नहीं, इस कमरे में मैं नहीं जाऊंगा, इसमें बदबू आ रहा है, मुझे बदबू सहन नहीं हो रहा, मैं नहीं जाऊंगा। तब वो लड़की कहती है चलो भी, मुझे जबरदस्ती हाथ पकड़ करके ले आती है। वहां पर पुराना तख्त पड़ा हुआ है और तख्त पर मुझे गिरा देती है। जब मेरी आंख खुलती है ना, उस सपना को अब समझ करके मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता हूं। मैं अपने आप को देखता हूं कि मैं हूं कहां पर। अंधेरे में था, मैं अंधेरे में अपने आंखें घुमा घुमा करके हर तरफ देखता हूं। मैं हूं कहां पर? इस कमरे में रोशनी क्यों नहीं है? मेरे कमरे में तो रोशनी थी, गर्मी का एहसास हो रहा है यहाँ, मेरे कमरे में तो पंखा था। ये क्या हो रहा है? मैं हूं कहां पर? और वो लड़की कहां चली गई, कैसे चली गई? मैं नींद से तो जाग गया था, लेकिन मैं अभी समझ नहीं पा रहा था कि मैं हूं कहां पर। अभी क्या मैं सपने में हूं? मुझे तो ऐसा ही एहसास हुआ था। लेकिन मैं उठ के खड़ा होता हूं, अब मैं टकरा के गिरता हूं, आज दरवाजे पर पहुंच जाता हूं। जब दरवाजा खोलता हूं, तब बाहर की चांद भरी रोशनी मुझे दिखाई देती है। नीम का पेड़ मुझे दिखाई देता है। नीम का पेड़ पे हवा चल रहा था, हिल रहा था। और मैं जब देखता हूं कि मैं तो भाभी के कमरे में हूं, ऊपर के मंजिल में आ चुका हूं। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? मैं तो कांप के रह गया था। मैं कहीं नींद में चल के तो नहीं आ गया था, लेकिन इस जगह पर मेन गेट पर तो ताला बंद रहता था। ये कैसे हो गया? मैं सपने को अब समझने की कोशिश करता हूं। अब मुझे डर लग रहा था। भाभी के कमरे में हर तरफ अंधेरा था। मैं गैलरी में तो आ गया था, लेकिन कमरे के अंदर से बास आ रही थी, सड़न सी आ रही थी। तब मैं भागता हूं, मेन गेट पर जाता हूं, दरवाजा को बंद करता हूं, और ताला बंद तो नहीं हो रहा क्योंकि चाबी मेरे पास में नहीं थी, लटका देता हूं। अब फिर दौड़ते हुए नीचे उतर जाता हूं। अपने कमरे में पहुंचता हूं तो देखता हूं कि मेरे कमरे में भी अंधेरा है। कमरे में पहुंच करके मैं बिजली के स्विच को ऑन करता हूं तो रोशनी हो जाती है। पंखा चलाता हूं तो पंखा चलने लगता है। मतलब हुआ क्या था? मैं तो खा पी करके अपने इसी चरपाई पर लेटा हुआ था। तब मैं सपने में खो गया था
इसके बाद मैं ऊपर का मंजिल पर पहुंच गया था। मतलब जो मेरे साथ में हुआ था, वो लड़की मेरे साथ में आई थी, मुझे जबरदस्ती लेके गई थी। क्या सचमुच में उस लड़की के साथ? मैं सोच करके कांप गया था। कौन थी वो लड़की? कौन थी वो लड़की? मैं चारों तरफ अपने में देखता हूं, बाहर आंगन में निकलता हूं, चांद की रोशनी में हर तरफ देखता हूं, नीम के पेड़ के पास देखता हूं, लेकिन वो लड़की मुझे कहीं नजर नहीं आती है। और तब मुझे लगता है कि क्या मैं नींद में चल करके ऊपर के मंजिल पे पहुंच गया था? लेकिन ताला मैं कैसे खोला? कमाल की बात थी। इस तरह चिंता करते करते अब सुबह होने में थोड़ा ही वक्त था। चिंता करते करते चारपाई पर लेटे हुए सुबह भी हो जाती है। जब सुबह होती है तब मुझे फिर गहरी नींद आ जाती है। जब मैं जगता हूं तो 10 बज चुका था। आवागमन, रोड पर ट्रैफिक चल रही थी, शोर सुनाई दे रहा था। ये जो घर था ना, रोड के करीब ही था। और जब शोर होने लगता है, जब गाड़ी वाहन चलने लगती है, तब मेरी नींद खुलती है। मैं उठता हूं। मैं बड़ा हैरान था। मैं फिर गैलरी में चढ़ करके और भाभी के ऊपर मंजिल पर जाता हूं। जब मैं ताला खुला हुआ लटका के आया था, जब देखता हूं तो मेरी आंखों पर भरोसा नहीं होता। ताला तो लॉक हो चुका था। बिना चाबी का कौन लॉक करके गया? क्या कोई किराएदार रहता था? लेकिन मैं रात में वहीं से तो आया था। मैं कैसे ऊपर के मंजिल पे पहुंच गया था, मुझे कुछ भी पता नहीं। ये जो खेल स्टार्ट हुआ था ना मेरे साथ में, वो दूसरी रात भी हुआ, तीसरी रात भी हुआ। जब मुझे आंख खुलती थी ना, तो मैं भाभी के कमरे पर पुरानी तख्त पर अपने आप को पाता था। सड़न की बदबू आती थी। और वो जो लड़की, खूबसूरत सी प्यारी सी देखने वाली लड़की, मुझे ले के आती थी, मुझे बहला फुसला करके ऊपर के मंजिल पे ले आती थी। और जब मेरी नींद खुलती थी ना, तब वो नजर नहीं आती थी। इसके बाद मैं भागता था। मैं दरवाजे पर जाता था और वो ताला ऐसे ही लटका देता था। आज जब मैं दोबारा दोपहर में आता था देखने के लिए, वो ताला मुझे बंद ही मिलता था। इस मेरे साथ में क्या हो रहा था? जब कई बार मेरे साथ में ऐसा हो चुका ना, तब मैं सोचने पर मजबूर हो गया था कि आखिर मुझे कोई बीमारी हो गई है, नींद में चलने की बीमारी आ चुकी है, या इस घर में कोई प्रेतात्मा तो नहीं आ गई है। मुझे ऐसा लगा था क्योंकि जब मैं ट्रक चला रहा था, तब एक ढाबा पर रुका हुआ था। वहां पर एक नौजवान ड्राइवर था। वो अपनी कहानी बता रहा था कि देखो भैया, वहां पर और भी ड्राइवर थे। वो बता रहा था कि मेरे ट्रक में ही एक प्रेतात्मा लड़की मेरे ट्रक में ही रहती थी और मेरे साथ में बहुत बुरा व्यवहार करती थी। वो लोगों को नजर नहीं आती थी, मुझे ही नजर आती थी। मेरी जान जाते जाते बची थी। जब मैं उसका कहना नहीं मानता था तो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। तब मैं एक बड़े तांत्रिक का मदद लिया था। तांत्रिक की वजह से उसे मेरा छुटकारा मिला था। तब वही बात मेरे दिमाग में आ जाती, कहीं ऐसा ही घटना मेरे साथ में तो नहीं घट रही है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत परेशानी में था, सोच विचार कर रहा था, निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा था। डर लगता था अपने आप से। मैं जब ऊपर की मंजिल की तरफ देखता था ना, तो कभी कभी शाम के टाइम में जब सूरज डूबने वाला होता था, तब मुझे उस लड़की का झलक दिखाई देता था, सेकंडों के लिए। जैसे ही आंख की पलक झपकती और वो गायब हो जाती थी। अब इतना सब कुछ जानने के बाद, समझने के बाद, ये तो हर रात मेरे साथ में वो लड़की करने लगी थी। मुझे नींद में, सपने में जैसे ही जाता था, और वो मुझे सपने में उठा करके और ऊपर वाली मंजिल पर लेके जाती थी। अब मेरे साथ में हकीकत में सब खेल वो खेलती थी और ना जाने कब गायब हो जाती थी। और जब मेरी आंख खुलती थी तो घर में बदबू के अलावा मुझे वो लड़की दोबारा नहीं मिलती थी। हर रोज जब ऐसा होने लगा, तब मैं बहुत खौफ में भर गया था। लेकिन उस लड़की ने मुझे कोई नुकसान अभी तक नहीं पहुंचाया था। मुझे लगने लगा कि ये भाभी का जो कमरा है, ये भाभी तो रहती नहीं है, ना भैया रहते हैं, अब तो किराएदार भी नहीं रहते हैं। लोग बाग कहते हैं, पुराने लोग, कि जब
घर खाली होता है, दिया बाती नहीं जलती हैं। और तब प्रेत आत्माएं उस घर पर अपना घर समझने लगती है। उनको लगता है कि इससे बढ़िया मकान अब रहने का जुगाड़ कौन सा मिल सकता है। उस घर को अपना ही घर मान लेती है। उस घर में उनका साम्राज्य हो जाता है। और इसके बाद उस घर में कोई भी रहने आता है, अब वो चाहती है कि इस घर में ना रहे, या फिर वो कोई खेल खेल सकती थी जैसा मेरे साथ में हो रहा था। मैं इस वजह से बहुत डरा हुआ था, खौफ में था। कभी कभी मैं सोचता था ना, तो मुझे लगता था कि मुझे किसी तांत्रिक से अब सलाह मशवरा जरूर लेना चाहिए। लेकिन मैं किसी तांत्रिक को जानता तक नहीं था। आज तक मैं कभी तांत्रिक के पास में गया नहीं। मैं अब एक अपने आस पड़ोस में एक बुजुर्ग चाचा, उनके पास जाता हूँ। कभी कभी दोपहर में जब मैं बाजार इधर उधर घूमने जाता था, तब वो अपने दरवाजे पर बैठे हुए मिलते थे। मैं उनसे राम राम करता था और वो कहते थे बैठो। अब तक वो मेरे पिता को अच्छी तरह से जानकारी रखते थे। कहते थे देखो, तुम्हारा पिता जिंदा थे तो हमारे पास भी आया करते थे, मैं भी उनके पास में आया जाया करता हूँ, लेकिन उनके गुजरने के बाद सब कुछ माहौल ही बिगड़ गया है। तुम लोग करते क्या हो? वो मुझे भी जानते थे, मेरे भैया को जानते थे। और तब मैं पूरी कहानी बता देता था कि भैया भाभी तो अब दूसरा घर ले लिए हैं, ये घर किराए पर चढ़ाते हैं, अब तो कोई किराएदार भी नहीं है। अब मैं सब कुछ उनसे बताने लगता हूँ। जब मैं बताता हूँ कि ऐसे मेरे साथ में हो रहा है, तब वो यकीन नहीं कर पाते। कहते हैं नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें नींद में चलने की बीमारी हो गई है, तुम्हें डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए। ऐसा नहीं है, तुम्हारा घर हमारे घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, और ऐसा आज तक हमारे मोहल्ले में कभी हुआ नहीं है। ये तुम्हारे मन का वहम है बेटा, ये वहम का इलाज तो नहीं है, लेकिन अपना चेकअप जरूर कराओ। शायद तुम आजकल नींद में चलने लगे हो, ये बात तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो मुझे दूसरे रास्ता पर दिखाते हैं, और तब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, सलाह मशवरा करता हूँ। डॉक्टर आप चेकअप करते हैं कई तरह का, और आखिरकार जब निष्कर्ष पर निकलते हैं, कहते हैं तुम्हारा शरीर तो बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, और आगे ऐसा बात हो ना तो मेरे पास में जरूर आना। और तब मैं कहने लगा कि मेरे साथ में तो ऐसा रोज हो रहा है। मैं पूरी कहानी बताने लगा। डॉक्टर मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे विश्वास नहीं कर पा रहे हूँ। तब मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब, शायद ये मेरी नींद में हो रहा है, सपने में हो रहा है, हकीकत में ऐसा नहीं होगा, मेरे दिमाग में ऐसा ही सब चलता होगा। मैं अपने आप सब कुछ डॉक्टर साहब को बताने लगता हूँ। तब कहते हैं कि एक मैं अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, उनके पास में आप चले जाओ, शायद आपकी बीमारी को वो समझ पाए। मैं उनके पास में जाता हूँ, लेकिन वहाँ भी टेस्ट वगैरह होता है और कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाता। कहते हैं 1 हफ्ते की दवा मैं लिख देता हूँ, और 1 हफ्ते के बाद आप मेरे पास में आना, हो सकता है कि इसी दवाई में तुम्हारा काम हो जाए, ये नींद में चलने वाली आदत तुम्हारी बंद हो जाए। लेकिन मैं नींद में थोड़ी चल रहा था। मेरे साथ में जो खेल खेल रहा था, वो लड़की जैसे मैं सपने में आता था, सोता था, और वो मुझे बहलाती थी, फुसलाती थी, और फिर मुझे भाभी वाले कमरे में ले जाती थी, रात बिताती थी, और जैसे सुबह होने को होता था उस कमरे से गायब हो जाती थी। और मैं सड़न की बदबू जब मेरे नाकों में पड़ती थी, तब मेरे नींद खुल जाता था। मैं बड़ा खौफ में रहने लगा था। और इस बीच मैं फिर चाचा के पास जाता हूँ, बताता हूँ, और तब चाचा कहते हैं कि देख लो, 1 हफ्ते की दवाई खा लो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो फिर जाके मिल लेना। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा था कि मैं तुम्हें तांत्रिक से मिलने का सलाह देता हूँ, एक बार भी नहीं कहे थे। और मैं ऐसे ही इलाज में अब लगा रहा था। मैं यही सोच कर कि चलो पहले अपने आप को स्वस्थ कर दूं, काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, काम से पीछा कहाँ छूटना है। उस ट्रक का मैं नौकरी भी छोड़ देता हूँ, समय पर नहीं पहुँचता हूँ तो नौकरी एक तरह छूटना ही कह सकते हैं। मैं अपने इलाज, अपने सेहत पर ध्यान देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो घटना से मैं पीछा नहीं छुड़ा पाता। हाँ, थोड़ा ये जरूर हुआ था, वो हर रोज नहीं, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसा मेरे साथ में खेल होने लगा था। इस खेल से मैं बुरी तरह से उब चुका था। मुझे लगा कि मैं कैसे उससे आमने सामने बात करूं। मुझे लगने लगा कि ये डॉक्टरी
बीमारी नहीं है, ये बीमारी कुछ और है और जो डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे। मुझे लगा कि वो लड़का सही कहता था। जो ट्रक में उस लड़की वो आत्मा मिलती थी, उसको कोई देखता नहीं था। वो आत्मा उसी लड़के को दिखती थी, उसी को परेशान करती थी, अपने साथ रात गुजारने पर विवश कर देती थी। और उसको एक अच्छा तांत्रिक मिल गया था और तब उसका इलाज हो चुका था। लेकिन मुझे तो अभी तक कोई ऐसा तांत्रिक मिला भी नहीं था। मैं एक ऐसे तांत्रिक को तलाश करने का निकलता हूँ, लेकिन उस एरिया में ऐसा कोई तांत्रिक मुझे मिलता ही नहीं है। मैं हर तरफ पर घूमता हूँ और मैं निराश होकर के लौट आता हूँ। मैं सोच लिया था कि आज मैं सोऊंगा नहीं, रात हो चुकी थी, ना मैं आज दारू पीऊंगा। मैं आज ऐसे ही सोने का नाटक करता हूँ और देखता हूँ कि वाकई में वो लड़की आती है या मुझे नींद में अब चलने की आदत हो चुकी है। ये मेरे मन में ख्याल उठता है, लेकिन एक ही सपना मुझे बार बार क्यों आएगा। मैं अपने आप पर झुंझला पड़ता था। कई बार अपने बात को मानने से इनकार कर देता था कि नहीं, ये कोई आत्मा वगैरह का चक्कर नहीं है, तू बीमार है, तेरा इलाज हो रहा ना, 1 हफ्ते की दवाई खा रहा ना, देखना तू सही हो जाएगा। और कभी मुझे लगता था कि नहीं, इस दवाई से मुझे कुछ नहीं होना है, मुझे कोई अच्छा तांत्रिक चाहिए जो इस प्रेतात्मा से मुझे मुक्ति दिला सके। और उस रात में मैं ठान लेता हूं कि ना, आज ना मैं दारू पीऊंगा ना सोऊंगा, मैं जागते रहूंगा और देखता हूं कि वो सही में प्रेतात्मा है या मेरे मन का वहम है। मैं अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया था कि आज जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ना तो मैं दारू पीऊंगा और ना मैं सोऊंगा। देखता हूं कि आज मेरे साथ में क्या होता है, वाकई में वो प्रेतात्मा है कि क्या है। आज मैं अपनी आंखों से जरूर उसको देखूंगा। आज सब कुछ मैं अपने आप को तैयार कर लेता हूं और मैं अपने पास में टॉर्च भी रख लेता हूं, एक डंडा भी रख लेता हूं कि वक्त पर काम आ सके। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। टाइम धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। 11 बजता है, 11:30 बजता है और कभी कभी दरवाजे पर ऐसा लगता था कि कोई आ रहा हो। मैं आवाज़ बिल्कुल सुन पा रहा था, जैसे कोई चल करके मेरे दरवाजे पर आ करके रुक जा रहा हो, जैसे इंतजार कर रहा हो कि मैं कब सोऊं, कब मैं नींद में जाऊं। मुझे ऐसा ही लग रहा था। अब मैं भी ठान चुका था कि आज मैं इसको पर्दाफाश जरूर करूंगा। मेरे साथ में चल क्या रहा था, मैं पागल अब होते जा रहा था। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं सोचते सोचते मेरा दिमाग कहीं फट ना जाए। ऐसा मैं अपने आप को कभी महसूस करता था। आखिरकार रात को 12 बज जाता है और वो चलने की आवाज़ मुझे कई बार सुनाई दी थी, जैसे मेन दरवाजे से जो सड़क के किनारे हैं वहाँ से कोई आ रहा हो। मेरे दरवाजे पर आकर के आवाज़ थम सी जाती थी। मैं अब उस आवाज़ को अब दिमाग में बिठा लिया था कि आखिर वो दरवाज़ा पर आकर के ऊपर जो पैरों की आवाज़ है रुक क्यों जा रही है। अब फिर कुछ देर के बाद शांति जरूर रहती थी, अब फिर वैसे ही आवाज़ मुझे बाहर से आती हुई सुनाई पड़ती थी। ऐसा कितनी बार हो चुका था। 12:30 बज चुका था। मेरी आंखों में नींद की खुमारी भरने लगी थी। मैं अपने आप पर कंट्रोल रख नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं सो जाऊंगा। और तब मैं अपने आप को संभालता हूँ, उठ के बैठता हूँ और फिर सोने की कोशिश तो नहीं करता, लेकिन बिस्तर पर लेट जाता हूँ। मुझे आज पर्दाफाश करना था कि मेरे साथ में चल क्या रहा है, नहीं तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, ऐसे ही मेरी मौत हो जाएगी। मैं बहुत डरा हुआ था। आखिरकार फिर एक बार आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई तेजी से चलता हुआ मेरे दरवाजे तक आ पहुंचा। दरवाजा खुला भी नहीं। अब मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से वही लड़की जो सपने में आती थी, मेरे बिस्तर के पास, मेरे चारपाई के पास आ करके खड़ी हो जाती है। बिना कोई डरे हुए, बिना सहमे हुए मेरी आंखों में देखती है और कहती है, तू आज सोता क्यों नहीं है,
तुझे क्या हो गया? तू जानना चाहता था ना कि मैं कौन हूं? चल, आज मैं तुझे बता ही देती हूं। जब मैं उसको आमने सामने देखता हूं, उसी लड़की को, उसकी जो आंखें बहुत मुझे सपने में प्यारी लग रही थी, और वही आंखें मुझे बहुत डरावनी लग रही थी। चेहरा तो वैसे ही था, सुंदर खिला खिला सा चेहरा, लेकिन आंखों का रंग बिल्कुल बदल गया था, जैसे एकदम लाल हो गया हो, सुर्ख लाल। उसके चेहरे पर गुस्सा का भाव भी देखता हूं। मेरे बाह पकड़ती है, कहती है उठ के खड़ा हो जा, उठ के खड़ा हो जा, मुझे मजबूर मत कर। मैं जादू से जैसे खड़ा हो जाता हूं। मेरे शरीर में कंपन होने लगती है, मैं डर जाता हूं। मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूं, लेकिन आवाज साथ नहीं देती है। मैं बोल ही नहीं पाता हूं। मेरा हाथ पकड़ती है और फिर दरवाजे पर आ जाती है। खोल इसको, दरवाजा खोल, कड़कती हुई आवाज में बोलती है। आज सपने में आवाज उसका बहुत ही मीठा होता है, लेकिन आवाज उसकी बदल चुकी है। अब आवाज में वो मिठासपन नहीं था। मैं दरवाजा खोलता हूं, अब मेरा हाथ पकड़े हुए ऊपर की मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ देती है, और वो ताला लगा हुआ था। वो ताले को हिलाती है, ताला खुल जाता है और कहती है चल चल, मैं आज तुझे सब कुछ बताऊंगी। मैं कौन हूं और मैं इस घर में क्यों रहती हूं, और तुझसे मुझे इतना प्यार क्यों है, लगाव क्यों है, सब कुछ मैं बताती हूं। चल, मुझे भाभी के कमरे में लेके आती है। वही पुराना तख्त, उस कमरे में सड़न की अभी भी बदबू आ रही थी। मैं अपने नाक, अब जो भी बदन खुशबू था उसकी सड़न की, मैं उसको झेल नहीं पा रहा था। मैं बोलना चाहता था कि मैं इस कमरे में रुक नहीं पाऊंगा, लेकिन वो लड़की मुझे अब न जाने किस शक्ति से मुझे मजबूर कर रखी थी। मैं तो बस उसके काबू में आ चुका था। मुझे जबरदस्ती तख्त पर बिठाती है और कहती है अब सुन, मैं तुम्हें अपनी बात बता रही हूं। मैं इस घर में काफी दिनों से रहने लगी हूं। पहले मैं रोड के उस किनारे पर एक पेड़ पर रहती थी। मैं आते जाते तुझे जरूर देखा करती थी, और तब मुझे अच्छा लगने लगा था। मुझे लगा कि ऊपर का मंजिल खाली ही है, इसमें कोई रहता ही नहीं है। और जब मैं इस कमरे में रहने आई, और तब किराएदार आ चुके थे। उस किराएदार को मैं डरा करके भगा दिया। इसके बाद दूसरा किराएदार भी आया, और उसको भी मैंने डरा के भगा दिया। मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पर इस घर में मेरे अलावा कोई रह पाए। तू रहे और मैं रहूं, इसके अलावा मैं किसी को इस घर में घुसना पसंद नहीं करती थी। और इस तरह कई सारे किराएदार इस घर में रहने के लिए आए थे, और सबको मैं डरा धमका करके बाहर कर चुकी थी। लेकिन मैंने तुझे अभी तक पाया नहीं था। मैं सारा तरकीब लगा रही थी कि मैं तुझे कैसे पाऊं। आखिरकार जब तू दारू पीने लगा, और तब मुझे लगा कि यही मौका है। और फिर मैं तेरे सपने में घुस जाती हूँ, तुझे मजबूर करती हूँ, तुझे मैं प्यार दिखाती हूँ, और तू प्यार में पड़ भी जाता है। मैं तुझे ऊपर वाले कमरे में लेकर आती हूँ, और इसके बाद तू सब कुछ जानता ही है। लेकिन ये बात तू अपने तक ही सीमित रखना। अगर तूने ये बात किसी और को बताई तो समझ ले तेरी मौत मेरे हाथों हो जाएगी। तू बच नहीं पाएगा। तेरी भलाई इसी में है कि जैसा चल रहा है चलने दे। देख, अगर तू मेरे से दोस्ती रखेगा, मैं तुझे बिल्कुल जो चाहेगा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जो तुझे जरूरत की चीज है मैं तुझे दिला सकती हूँ। मेरे तो होश हवास गुम हो चुके थे। वो मुझे लालच दे रही थी, मुझे धमका भी दे रही थी कि तू ये बात किसी से कहेगा तो तेरी वो आखिरी रात होगी। अगर तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बोल, मैं तेरी सारी लिए सब कुछ प्रबंध करूंगी। तू मेरे साथ में रह, मैं तुझे चाहती हूँ, मैं तुझे खोना नहीं चाहती हूँ। जब उसकी बात खत्म होती है ना, तब मैं उसकी तरफ देखता हूँ। अभी भी उसकी आंखें वैसी चमक रही थी, और धीरे धीरे उसकी आंखें सामान्य होने लगी। पहले की तरह मुझे अब लगने लगी जैसे मैं सपने में देखा करता था। अब मेरी आवाज भी अब लौट आई थी, जो मेरी आवाज बंद हो गई थी। तब मैं डरी हुई हालत में अब उसके आगे हाथ जोड़ लेता हूँ कि देखिए, मैं आपको परेशान तो नहीं करना चाहता। अब मैं ये बात किसी को बताऊंगा भी नहीं कि आप हमारे भाभी के घर में रहती हैं।
मुझे आप चाहती है। मैं इस घर में रहना नहीं चाहता हूँ। ये घर आप ही के जिम्मे रहेगा और आज के बाद मुझे इस घर में बिल्कुल नहीं पाइएगा। मैं तो ड्राइवर हूँ, एक बार निकलता हूँ तो महीने दिन तक मैं बाहर ही रहता हूँ और मैं दोबारा इस घर में कभी नहीं आऊँगा। अब वो नाराज हो गई थी। कहने लगी, अरे नहीं, मैं तुझे इस घर से भगाना नहीं चाहती हूँ। तेरे लिए तो इस घर में किसी किराएदार को मैं रुकने नहीं दिया, ताकि इस घर में तू रहे और मैं रहूं। मैं तुझे पसंद करती हूं ना, जो तेरे दिल में इच्छा है मैं वो पूरा कर सकती हूं, लेकिन शर्त वही है कि तू ये बात को अपने तक सीमित रखेगा, ये बात किसी को नहीं बताएगा। ये तेरे मेरे बीच की एक संधि होगी। अगर तू हाँ कहता है तो बिल्कुल सही है, अगर तू ना कहता है तो मैं तुझे मार दूंगी। मुझे क्या जाता है, तेरी आत्मा के साथ में रहूंगी, मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है। वो मुझे बहुत डराई, बहुत धमकाई, मुझे लालच भी दिया। अब मैं उस टाइम तो अपने आप को सरेंडर ही बोल गया था कि ठीक है, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं कैसे भी चाहता था कि सुबह हो जाए, सुबह हो जाए, मैं इस घर से जिंदा निकल जाऊं, और फिर मैं कभी लौट के नहीं आऊंगा इस घर में। तब ये मेरी प्रेतात्मा मेरे को क्या कर सकती है। जब मैं इस घर को लौट कर नहीं आऊंगा तब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। बस एक बार सुबह में मैं सही सलामत इस घर से जिंदा निकल जाऊं, और फिर मैं दोबारा इस घर में लौट के नहीं आऊंगा। मैं भैया के पास जाऊंगा, भाभी के पास जाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा कि ऐसे ऐसे घर में चल रहा है, आप लोग इस घर को बेच दो, मेरा हिस्सा भी मुझे दे देना, और फिर मैं अपने लिए ट्रक खरीद लूंगा, और जो भी पैसा बचेगा मैं अपने लिए कोई छोटा ही घर ले लूंगा। लेकिन इस घर में मैं बिल्कुल नहीं रहने वाला था। मैं सब कुछ समझ चुका था। आखिरकार प्रेतात्मा मेरे साथ में पूरी रात बिताई। जैसे सुबह होने को हुआ तब वो कहने लगी, मेरी शर्तें याद है ना, मेरी शर्त को बोलना नहीं, नहीं तो तू कहीं भी रहेगा मैं तुझे ढूंढ के ले आऊंगी और मैं तुझे फिर मौत की नींद सुला दूंगी, तेरी आत्मा को अपने पास में रखूंगी और उसी से अपना मन बहलाऊंगी। अब तू सोच लिया ना, समझ लिया ना, मैं अब जा रही हूं, लेकिन मैं कहीं दूर नहीं, इसी घर में हूं, मैं इसी घर में रहूंगी। और मेरे सामने ही उसी घर में भाभी कमरे में अब वो गायब हो चुकी थी। मुझे लगा कि बस यही मौका है, अब मुझे अब निकलना चाहिए। लेकिन जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो देखता हूँ सुबह होने में अभी टाइम है। मैं डरते डरते सीढ़ियाँ उतरता हूँ, अपने कमरे में जाता हूँ, अपनी चारपाई पर लेटता हूँ, लेकिन डर में भरा हुआ। मैं सब कुछ सब समझ गया था। प्रेतात्मा का मनसा क्या था, वो मेरे साथ में खेल खेल रही थी, प्यार का झूठा खेल। उसका जब दिल भर जाता तो शायद वो मुझे मार भी सकती थी, और उसने सच ही कहा था, मेरी आत्मा को वो पकड़ करके अपने पास में रख भी सकती थी। मैं बहुत खौफ में था, डरा हुआ था। अब मैं सोचने लगा कि बस सुबह हो जाए और तब मैं इस घर से निकल जाऊं और सीधा भैया के ससुराल पहुंचूंगा, भैया से मिलूंगा, भाभी को मनाऊंगा कि इस घर को बेच दिया जाए। और वैसे ही सुबह होता है, मैं घर से बाहर निकलता हूँ और फिर दोबारा मुड़ करके घर की तरफ नहीं देखता हूँ। मैं चलते चलते भैया की कॉलोनी में पहुंच जाता हूँ, जहाँ भैया का ससुराल था। भैया ससुराल में नहीं रहते थे, अपने लिए शानदार घर उन्होंने खरीद लिया था। अच्छा भला पैसा कमाते थे, अच्छे पोस्ट पर थे, तो उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। जब मैं उनके दरवाजे की घंटी बजाता हूँ तब भाभी दरवाज़ा खोलती है। अब मुझे देख करके हैरान हो जाती है, मेरा नाम लेके कहती है, अरे काशी बाबू कैसे आए, क्या बात है, आइए, तुम इतने डरे हुए क्यों हो, तुम्हारे चेहरे पर ये पीला पीला क्यों दिखाई दे रहा है, बात क्या है। और तब तक भैया भी आ जाते हैं, मुझे देख करके थोड़ा खुश हो जाते हैं, लेकिन भाभी के आगे उनकी चलती नहीं थी। अब भाभी कह रही है, बात क्या है काशी बाबू, बात क्या है। और तब मैं कहता हूँ, भाभी मुझे घर के अंदर नहीं बुलाओगे क्या। और तब भैया कहते, हाँ हाँ आओ ना काशी, आओ ना, ये भी तुम्हारा ही घर है, हम काफी दिन से तुम्हारे बारे में सोच रहे थे। अब भैया तो अपने दिल की बात कह रहे थे, लेकिन भाभी उनको आंखें दिखा रही थी। और फिर भैया खामोश हो गए। हम तो आ तो गए ड्राइंग रूम में, भाभी मुझे पानी भी ला के दिया, और तब बैठ करके कहने लगी, बात क्या है काशी, तुम इतना परेशान क्यों हो।
तब मैं भैया की तरफ देखता हूँ। भैया कहते हाँ हाँ बोलो, अरे तुम्हारी भाभी है, कोई दुश्मन थोड़ी है। तब मैं पूरी कहानी बताना शुरू करता हूँ। जैसे कहानी खत्म होती है ना, भाभी एकदम उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अब बिना देर के कहती है भैया से, इस घर को जितना जल्दी हो सके बेचो, ना तो तुम जाओगे और हमें तो जाने कोई मतलब ही नहीं है उस घर में, और ना काशी जाएगा। और जैसा काशी कह रहा है, जो भी इसका हिस्सा है आधा हिस्सा बेच करके, अब मैं तो कहती हूँ कि आसपास में ही कोई घर दिलवा दो। ये ट्रक चलाता है तो ट्रक ही अब खरीदवा दो। भाभी कैसे मेहरबान हो गई थी, मैं तो समझ ही नहीं पाया था। शायद वो इतना डर चुकी थी, उनको लगा कि वास्तव में भूत प्रेत होता है। भूत प्रेत पर वो यकीन नहीं करती थी। लेकिन जब मैं कहानी पूरा सुनाता हूँ ना, तब उनको लगता है कि हाँ, मेरी मदद करना चाहिए। और आखिरकार दुश्मनी सब कोई भूल जाता है। अब मुझे डर था, मैं भैया से बताया था कि उसने मुझे धमकी दिया था। ये बात और किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। आप लोग को मैं बता दिया, लेकिन और किसी को पता नहीं लगना चाहिए। भैया भी डर गए थे, भाभी डर गई थी, लेकिन वो लोग ग्राहक को ढूंढने लगते हैं। आखिरकार हाँ, टाइम जरूर लगा था। मैं उस घर में पूरा 1 हफ्ता रहा था। हाँ, रात के टाइम में तो मैं काफ़ी डर जाता था। मुझे लगता था कि मेरे बिस्तर के आसपास में कोई परछाई घूम रही हो। लेकिन शायद वो मेरा भ्रम था, मैं डर में था ना। मुझे लगता था कि वही प्रेतात्मा मुझे तलाशती हुई भैया के घर में आ चुकी है। आप शायद मेरा डर कह सकते हैं, या हो सकता है कि वो आई हो, यहाँ पर उसका कोई बस ना चल रहा हो। बस 2 ही बात हो सकती है। 1 हफ्ता जरूर लगा था, और तब ग्राहक मिल चुका था। घर जैसे ही बिक्री होता है, मैं तो चैन का सांस लेता हूँ। आज जैसे भाभी ने कहा था वैसे ही करवाती है। मेरे लिए एक नया घर का सौदा हो जाता है। आज जो पैसे बचे हुए थे, उसे मुझे एक पुरानी लेकिन ठीक ठाक ट्रक मुझे मिल जाती है। और फिर मेरी गृहस्थी शुरू हो जाती है। भाभी की मदद से मेरी शादी भी हो जाती थी, जबकि हम दोनों में इतनी दुश्मनी थी। खासकर मैं दुश्मनी नहीं करता था, भाभी ही सब कुछ करती थी। भाभी की वजह से भैया भी मुझ पर नाराज रहते थे, और वो तो मुझसे प्यार करते थे, अथाह प्यार। मैं उनको भूलता नहीं था। जब भी मुझे कोई दुख तकलीफ होता था तो मैं भैया को याद करता था दिल से। लेकिन अब सब कुछ बदलाव हो चुका था। आखिर उस घर को क्या हुआ हमें नहीं मालूम। मैं तो उस घर में जाना भी नहीं चाहता था, और उस रोड पर भी मुझे निकलने में डर सा लगता था। लेकिन अब सब कुछ पहले के जैसा हो चुका था। हम दोनों परिवार में सुलह हो चुकी थी। भैया भाभी मुझसे प्यार करते थे, अब मेरी भी पत्नी अब मुझसे भी प्यार करती थी। भाभी के पास भी जाती थी जब उसके पास में वक्त होता था। और फिर हमारी गृहस्थी एकदम अब खुशहाल हो चुकी थी। लेकिन उस घटना को मैं आज भी नहीं भूलता हूँ। अब मैं उस जगह पर कभी भी नहीं जाता हूँ। जाने से मुझे ऐसा लगता है कि प्रेतात्मा कहीं गई नहीं होगी, उसी घर में होगी, और वो मेरा इंतजार कर रही होगी कि आजा बच्चू, तूने मेरे साथ में धोखा किया है। और मैं कांप जाता था। तो दोस्तों, ये थी काशी जी की भेजी हुई कहानी। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर और मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाइप वाले बटन को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो दोस्तों, कल मिलते हैं इसी समय पर, इसी चैनल पर।